हेलो बच्चों, तो हम लोग अपना चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा छठा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि लैंगिक प्रजनन की कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। लैंगिक प्रजनन में अभी तक हमने एक घटना के बारे में डिस्कशन किया है, वो है निषेचन पूर्व घटनाएं। अब अपने इस छठे वीडियो में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे निषेचन, कि निषेचन क्या होता है और निषेचन पश्च घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। तो निषेचन को हम इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, फिर लिखवा दूंगी। जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक एक दूसरे से मिलते हैं, विज्ञान की भाषा में इस मिलने को हम कहते हैं संलयन। क्या कहते हैं? संलयन। ठीक है, तो ये शब्द आप याद रखना। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, ऐसे बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे मिलते हैं, तो आप लोगों को ये सब ट्रिक्स पता होने चाहिए। फिर से बता देती हूँ, नर युग्मक तथा मादा युग्मक जब एक दूसरे से संलयित होते हैं, मिलते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं निषेचन। क्या नाम देते हैं उसे? निषेचन नाम उसे हम देते हैं। तो अब आप लोग लिख लीजिए इसकी परिभाषा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ निषेचन में? जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से मिलने को कहते हैं संलयन या संलयित होना। तो किसका निर्माण हुआ? युग्मनज जाइगोट का निर्माण हुआ, और इसी प्रक्रिया को हम नाम देते हैं निषेचन, या फिर इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। FERTILIZATION। ठीक है, अब एक और शब्द आता है इस निषेचन टॉपिक के अंतर्गत जो इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से, वो है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन। अ का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कई बार 11th क्लास में। अ का मतलब होता है नहीं। जिस भी शब्द के आगे अ लग जाता है, इसका मीनिंग होता है नहीं। अनिषेक जनन को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। इसकी परिभाषा लिखते चलिए, मैं आपको समझाते चलूंगी। इसके अंतर्गत बिना निषेचन के, इसके अंतर्गत बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से युग्मनज का निर्माण होता है। उदाहरण मधुमक्खी तथा कुछ छिपकली। तो यहाँ पर क्या है? अनिषेक जनन। अनिषेक जनन को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अनिषेक यानी कि बिना निषेचन, निषेचन नहीं हो रहा। यहाँ पर सिर्फ एक ही मादा युग्मक के द्वारा ही युग्मनज का निर्माण हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? अनिषेक जनन। तो ये किस किस के अंतर्गत हो रहा है? मधुमक्खी। मधुमक्खी की अगर हम बात करें कि इसमें जो मादा होती है उसको हम कहते हैं ड्रोन। क्या नाम देते हैं उसे? हम ड्रोन। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल आप जस्ट थोड़ा सा समझ लीजिए। मधुमक्खी में जिसे हम कहते हैं रानी मधुमक्खी, उसको हम नाम देते हैं ड्रोन। उसके द्वारा ही युग्मनज का निर्माण हो जाता है, उसके लिए उसे किसी नर की आवश्यकता नहीं है।
वो अपने द्वारा ही, अपने युग्मक के द्वारा ही युग्मनज का निर्माण कर देते हैं, उनके अंदर ऐसी क्षमता होती है, ठीक है। और फिर वो आगे चल के अपनी प्रजातियों को बढ़ाती रहती है, यानी कि अपनी संतान को बढ़ाती रहती है, संतान को पैदा करती है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है? अनिषेक जनन। आप नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि निषेचन कितने प्रकार के होते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है निषेचन के प्रकार। तो जो निषेचन होता है बेटा वो दो तरीकों से होता है, दो प्रकार में बांटा गया है। एक है आपका बाह्य निषेचन और दूसरा है आपका अंतः निषेचन। ये मैं आपको समझा दूंगी, मैं आपको नहीं लिखवा रही हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप अपनी एनसीईआरटी की किताब से इनकी परिभाषा लिखेंगे। मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चंस दूंगी, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, लेकिन एक क्वेश्चन आप ये भी मान के चलिए जो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ को समझा दूंगी मैं अभी, लेकिन आपको अपने शब्दों में इसे आंसर में लिखना है। आप अपनी एनसीईआरटी किताब की मदद ले सकते हैं। तो जो निषेचन है वो आपको समझ में आ गया, नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित हो रहे हैं। निर्माण किसका हो रहा है? यस, युग्मनज का निर्माण हो रहा है। तो अब निषेचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है बाह्य, एक होता है अंतः। बाह्य मतलब बाहरी, जब नर युग्मक और मादा युग्मक शरीर के भीतर नहीं मिल रहे हैं, किसी जीव के भीतर नहीं मिल रहे हैं, वे बाहर मिल रहे हैं, यानी कि किसी बाहरी माध्यम में मिल रहे हैं। वो बाहरी माध्यम आपका जल मान सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो उदाहरण आते हैं वो आते हैं जितने भी आपके उभयचर हैं। उभयचर का मीनिंग आपको पता होगा। यस, उभयचर का मीनिंग होता है ऐसे प्राणी, ऐसे जीव जो जल में भी रह सकते हैं और जो स्थल में भी रह सकते हैं, लाइक मेंढक, ठीक है, सांप। इनके अलावा और भी है, उभयचर हो गया आपका, ठीक है, कुछ मछलियां हो गई, साथ में कुछ शैवाल। ये सभी क्या करते हैं? ये निषेचन प्रक्रिया करते हैं, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक बना दिए जाते हैं नर और मादा के द्वारा, ठीक है। और वो मिल कहाँ रहे हैं? वो किसी बाहरी स्थान पर मिलते हैं, वो शरीर के भीतर नहीं मिलते हैं। अंतः निषेचन का मीनिंग होता है आंतरिक निषेचन, जब नर युग्मक और मादा युग्मक शरीर के भीतर मिलते हैं, यानी कि जो नर युग्मक है वो मादा के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात, शरीर में प्रवेश करने के बाद मादा युग्मक से मिलते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं अंतः निषेचन। अंतः मतलब अंदर, निषेचन प्रक्रिया कहाँ संपन्न हो रही है? शरीर के अंदर संपन्न हो रही है। और ये बाहरी या बाह्य निषेचन कहाँ संपन्न हो रही है? ये शरीर के बाहरी किसी माध्यम में संपन्न हो रही है। तो आप अंतः निषेचन में उदाहरण लिखिए, मनुष्य, साथ में जितने भी स्थलीय जीव हैं, ऐसे जीव जो जमीन पर रहते हैं, स्थल में रहते हैं। तो आप इनकी परिभाषा अपने आप लिखेंगे, मैंने आपको समझा दिया, लेकिन लिखने का काम आपका है। नोट कर लीजिए। तो ये हमने पढ़ी दूसरी घटना लैंगिक जनन की। अब जो तीसरी घटना है, जो कि लास्ट घटना है, वो है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना। पश्च का मतलब मैंने आपको अभी बताया, पश्च का मतलब होता है बाद में। यस, तो अभी तक निषेचन प्रक्रिया में क्या हुआ? नर युग्मक और मादा युग्मक मिले। नर युग्मक कौन सा है? शुक्राणु। मादा युग्मक कौन सा है? अंडाणु, जिसे हम अंडकोशिका भी कहते हैं, ठीक है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिले तो उनके मिलने से किसका निर्माण हो गया? युग्मनज का निर्माण हुआ। तो अब देखते हैं निषेचन के बाद में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं। तो युग्मनज जब बना बेटा, तो अब आप मुझे बताइए कि यह अगुणित है या द्विगुणित है? अगुणित का मैंने आपको बताया था प्रतीक, यानी कि दर्शाने का तरीका होता है n, और द्विगुणित को हम दर्शाते हैं 2n से। n कौन सा होता था? नर युग्मक और मादा युग्मक n है। 2n कौन सा हो गया? यस, युग्मनज। जो युग्मनज होता है वो द्विगुणित हो गया। क्यों? क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने के बाद n और n मिल गए तो वो बन गए 2n। तो यहां तक हमारा निषेचन के
बाद की घटनाएं शुरू होती हैं। अब जब युग्मनज बन जाता है तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या हुआ, अब धीरे धीरे युग्मनज का आकार बढ़ेगा, कोशिकाओं का निरंतर विभाजन होगा, विभाजन मतलब टूटना, ठीक है, वो अपना आकार बढ़ाएंगे। जब वो कोशिकाएं निरंतर टूटती रहेंगी तो उनकी संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो उन्हें ज्यादा जगह भी चाहिए, तो इस तरीके से युग्मनज का जो आकार होगा अब वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये सभी क्या है, ये सभी कोशिकाएं हैं। तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब भ्रूण का निर्माण होगा। किसका निर्माण हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, और भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को हम नाम देते हैं भ्रूणोद्भव। उद्भव का मतलब उत्पन्न होना, यानी कि किसकी उत्पत्ति हो गई है, भ्रूण। युग्मनज और शिशु, शिशु हो गया इस दुनिया में जब वो आता है तब उसे हम नाम देते हैं शिशु, ठीक है। तो युग्मनज और शिशु के बीच की जो अवस्था होती है उसे हम नाम देते हैं भ्रूण। आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या था, युग्मक थे, युग्मक मिल गए, उन्होंने बना दिया युग्मनज। युग्मनज थोड़ा सा और बड़ा हुआ, निरंतर कोशिकाओं का विभाजन हुआ तो वो उसने अपना आकार बढ़ाया, तो अब उसका नाम हो गया भ्रूण, ठीक है। अब ये जो भ्रूण बन जाता है इस प्रक्रिया का नाम हो जाता है भ्रूणोद्भव। और धीरे धीरे फिर भ्रूण में और बदलाव आते हैं, धीरे धीरे हाथ पैर सारी चीज बनने शुरू हो जाती है, और फिर किसका जन्म हो जाता है, शिशु का, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रियाएं किसके अंदर हो रही हैं, ये निषेचन पश्च घटनाएं हैं। तो यहाँ पर आपका ये लैंगिक जनन संपन्न हुआ। सबसे पहली घटना कौन सी थी, यस, सबसे पहली घटना जो थी वो थी निषेचन पूर्व घटनाएं, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज हमने पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण कैसे हो रहा है। दूसरा जो उसका भाग था उसमें हमने पढ़ा था युग्मक स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण हुआ, उन्होंने अपनी जगह को छोड़ा ताकि वो एक दूसरे से मिल सके। उसके बाद दूसरी घटना हुई, दूसरी घटना का नाम था निषेचन, जिसमें वो मिले, किसका निर्माण हुआ, युग्मनज का। जो हमारी तीसरी घटना है उसका नाम है निषेचन पश्च घटनाएं। इसके अंतर्गत क्या हुआ, युग्मनज में बदलाव आने शुरू हो गए, युग्मनज ने अपना कौन सा रूप धारण कर लिया, भ्रूण का रूप धारण कर लिया, और उसके पश्चात फिर शिशु इस दुनिया में आ गए। एक टॉपिक अभी और इसमें रह गया है, कुछ आपको शब्द पता होने चाहिए। पहला जो इसमें शब्द है वो है आपका अंडप्रजक, जिसे हम नाम देते हैं ओविपेरस। क्या नाम देते हैं, ओविपेरस। आप लिखते चलेंगे, ऐसे जीव जिनमें युग्मनज का विकास शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है, अंडप्रजक या ओविपेरस कहलाते हैं, कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण पक्षी, छिपकली। फिर से आप समझिए यहाँ पर क्या है, युग्मनज की बात हो रही है कि युग्मनज का जो विकास है वो कहाँ पर हो रहा है, शरीर के बाहर। उन सभी जीवों को जो ये प्रक्रिया करते हैं उन सभी जीवों को हम नाम देते हैं अंडप्रजक, या एक सिंपल शब्दों में हम समझ सकते हैं कि जितने भी ऐसे जीव हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, अंडे जब अच्छे से परिपूर्ण हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, वो फूट जाते हैं, फिर उनमें से उनके छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे जीव जो अंडे देते हैं उन्हें हम विज्ञान में नाम देते हैं, जीव विज्ञान में नाम देते हैं अंडप्रजक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चीज पता चली, जो अंडा है वो क्या है, एक प्रकार का युग्मनज ही है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं, ऐसे जीव जिनमें युग्मनज का विकास शरीर के बाहर होता है, या कह सकते हैं अंडे देने वाले जितने भी जीव होते हैं उन्हें हम अंडप्रजक कहते हैं, ठीक है। जो दूसरा है वो है सजीव प्रजक।
इंग्लिश में कहते हैं इसे विविपेरस। ऐसे जीव जिनमें युग्मनज का विकास शरीर के भीतर होता है, सजीव प्रजक या विविपेरस कहलाते हैं। उदाहरण मनुष्य। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात हो रही है ऐसे जीव जो अंडे नहीं देते, जो किसी जीव को जन्म देते हैं। जैसे हम मनुष्य, जो माताएं होती हैं वो 9 महीने तक अपने गर्भ में बच्चे को पालती हैं और फिर वो एक शिशु के रूप में, जिसके हाथ पैर आँख नाक कान सभी कुछ होते हैं, ऐसे जीव को इस दुनिया में लाती है। किसी अंडे का जन्म नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इस प्रकार के जीवों को हम नाम देते हैं सजीव प्रजक। फिर से देख लेते हैं एक बार। सजीव प्रजक को कहते हैं विविपेरस। ऐसे जीव जिनमें युग्मनज का विकास कहाँ पर हो रहा है, शरीर के भीतर होता है, ऐसे जीवों को हम क्या नाम देते हैं, सजीव प्रजक कहते हैं। उदाहरण मनुष्य। तो यहाँ पर आपका ये छठा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।